कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर, जिस पे हम लोग आपकी तैयारी करवा रहे हैं पीसीएस स्टेट की परीक्षाओं के लिए। जो भी पीसीएस की परीक्षाएं हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या एमपीपीएससी, इनकी जो परीक्षाएं हैं इनके लिए हम सामान्य अध्ययन और विषयों की क्लास चला रहे हैं। उम्मीद है आपको मदद मिल रही होगी। तो जो भी आगामी परीक्षाएं हैं पीसीएस की, हमें पूरी उम्मीद है कि आप उनको लेके गंभीर होंगे और अपनी तैयारी को एक दिशा दे चुके होंगे अब तक, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं जैसा कि आपको पता है। तो दोस्तों, जो भी समस्याएं हैं आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको विषयों की तैयारी जो है अच्छे तरीके से कराई जाए। पूरी मेहनत जो है हमारी इसी पे निर्भर है कि आपका एक सिलेक्शन, एक सीट आपकी पक्की हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम आपको लेके चल रहे हैं साइंस की क्लास में और अभी आज हम आपको पढ़ाएंगे एक नया टॉपिक। पृष्ठ तनाव हो चुका है, सरफेस टेंशन हो चुका है। तो फिजिक्स की क्लास में आज हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों एक नया टॉपिक, जो क्या है, ससंजक बल और असंजक बल। आज का हमारा टॉपिक एकदम नया है। वो क्या है? ससंजक बल, ससंजक और असंजक बल। ध्यान से समझिएगा। लगातार जो है काफ़ी टफ टॉपिक्स चल रहे हैं इस समय और उनकी छोटी छोटी बातों को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आगे चल के आसानी होगी। तो अभी छोटी छोटी जो फिजिक्स की चीज़ें हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, इनको आपको समझना है। एक एक चीज़ें आप शुरू से समझ रहे हैं। अब देखिए, इनको समझना ज़रूरी है ताकि आप जो है एक समझ बना पाएँ और आगे की चीज़ों को हल कर पाएँ। जब इससे संबंधित कोई सवाल है व्यवहारिकता में, जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनको आप सॉल्व कर सकें। ससंजक बल एक तो देखेंगे हम, और दूसरा क्या देखेंगे? असंजक बल। अब देखिए, आणविक सिद्धांत है, जो भी वस्तु का, पिंड का आणविक सिद्धांत है, उसके अनुसार इस ब्रह्मांड में हर वस्तु क्या है? अणुओं से निर्मित है। किससे निर्मित है? अणुओं से। प्रत्येक पदार्थ किससे निर्मित है? अणुओं से। ठीक है, अणुओं से निर्मित है। अब इनको कहते क्या है? ससंजक और असंजक बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, फोर्स, ये इनकी इंग्लिश है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। अब देखिए, हम क्या बता रहे थे आपको? प्रत्येक पदार्थ किससे निर्मित होता है दोस्तों? अणुओं से निर्मित होता है। ठीक है, किससे निर्मित होता है? अणुओं से निर्मित होता है। और इन अणुओं में जो है क्या होता है, जैसे ये कोई पदार्थ है, ये छोटे छोटे अणुओं से निर्मित होता है। इन अणुओं में आपस में क्या होता है? आपस में एक आकर्षण बल काम करता है। ये पदार्थ अणुओं से निर्मित होता है और ये अणु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें परस्पर एक आकर्षण बल काम करता है, जिससे वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, ये जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल क्या है? दो तरीके का है। दो तरीके का आकर्षण बल हमको देखना है। पहला आकर्षण बल क्या है? देखिए, पहला आकर्षण बल क्या है आपका? जब एक पदार्थ, जैसे एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, इसमें भी अणु हैं छोटे छोटे। अब समझने का प्रयास करिए। इन दोनों पदार्थों के जो अणु हैं, इनके बीच एक आकर्षण बल काम कर रहा है, इनके बीच। और इस पदार्थ के जो अणु हैं, इस पदार्थ के जो अणु हैं और इस पदार्थ के अणु हैं, इनके बीच भी एक आकर्षण बल काम कर रहा है। इनके बीच भी एक आकर्षण बल जो है वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इनके बीच भी एक आकर्षण बल काम कर रहा है। तो यहाँ आपको दो बल को देखना है, एक है ससंजक, एक है असंजक। जब किसी एक, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है, तब वो क्या होता है? ससंजक बल। क्या होगा?
क्या होगा ये ससंजक बल। जैसे मान लीजिए इस पदार्थ में क्या है, इनके जो अणु हैं, एक ही पदार्थ के अणु, इनके बीच जो आपस में आकर्षण बल है ये क्या है, ससंजक बल। ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स। और अगर दो विपरीत, दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल काम करता है वो क्या है, आसंजक बल। ये जो बल है ये क्या है, आसंजक बल। बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है। किसी भी वस्तु में जो वस्तु क्या है, अणुओं से मिलकर बनी होती है, किसी भी वस्तु में उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, परस्पर अणु एक दूसरे को आपस में बांधे रहते हैं, इसी वजह से किसी भी वस्तु की एक निश्चित संरचना संभव हो पाती है। अगर उनके बीच एक निश्चित आकर्षण बल काम न करे दोस्तों, तो ये जान लीजिए कि उस वस्तु का एक निश्चित आकार संभव नहीं हो पाएगा, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो और चाहे वो गैस हो। इसका मतलब ये हुआ उनकी निश्चित आकार आकृति के लिए आकर्षण बल आवश्यक है। तो अणुओं के बीच जो परस्पर आकर्षण बल काम करता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जब आकर्षण बल काम करेगा तब वो कौन सा बल होगा, वो होगा ससंजक बल। ठीक है। और जब ये वस्तुएं दो हो जाएंगी, मतलब इसके अणुओं के बीच और इसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल काम करेगा, तब ये क्या हो जाएगा, आसंजक बल। बहुत आसान है, बहुत सरल समझना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका ससंजक और आसंजक बल। छोटी छोटी चीजें हैं और एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिए, कोई समस्या इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं तेल और जल का। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या जानना है, हर चाहे वो मतलब द्रव हो, कोई भी वस्तु हो, ससंजक और आसंजक बल सब में काम करता है। अब यहाँ पर देखिए तेल और जल का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए तेल का कोई पृष्ठ है, ये तेल का पृष्ठ है, इस पे आप जल की बूंदें डाल देते हैं, तो अब जल की बूंदें जब इस पे डालेंगे तो ये जल की बूंदें क्या होती हैं, गोल आकार में हो जाती हैं। गोल आकार में हो जाने का मतलब क्या है, गोलाकार हो जाती हैं, मतलब जितना पॉसिबल होता है गोलाकार हो जाती हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब क्या है, अगर जल पे तेल की बूंदें डालेंगे, अब मान लीजिए ये कंडीशन है, ये जल है, तो इस पे आप तेल की बूंद डालेंगे। अब तेल की बूंद डालेंगे तो क्या होगा, ये तेल फैल जाएगा, तेल बूंद के रूप में नहीं रहेगा। अभी पानी में आप तेल की बूंद डालिए तो क्या तेल जो है, तेल की बूंद गोलाकार रूप में रुकेगी, नहीं, जबकि उल्टा होगा, अगर तेल पे आप पानी की बूंद डालेंगे तो एकदम गोलाकार रूप में बूंदें दिखेंगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण देखिए क्या है, इसका कारण ये है कि देखिए तेल और जल, ये जो आपका जल है और तेल है, इसके बीच जो आसंजक बल होता है, क्योंकि देखिए ये वस्तु अलग है, ये वस्तु क्या है, जल है, और ये वस्तु क्या है, तेल है, और यहाँ नीचे वाले पिक्चर में सेम इसी का उल्टा है। तो अब ये कह रहा है कि ये जो वस्तु है और ये वस्तु है, दोनों के आसंजक बल के बीच में काम कर रहा है। क्या ये बल जो है यहाँ पर कम काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तेल का जो ससंजक बल होता है, तेल का ससंजक बल जो होता है वो जल के ससंजक बल से कम होता है। तेल का जो ससंजक बल मतलब तेल के अणुओं के बीच आपस का जो बल होता है, आकर्षण बल होता है, वो कम होता है जल के अणुओं की अपेक्षा। इससे क्या होता है, ये तेल क्या होता है, तेल यहाँ फैल जाता है, जबकि यहाँ पर जल के अणुओं के बीच जो ससंजक बल है ये आपस का, ये क्या होता है, तेल के अणुओं के ससंजक बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, गोलाकार रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, गोलाकार रूप। बात समझ में आई आपको।
जल के अणुओं का जो ससंजक बल होता है आपस में, वो ससंजक बल ज्यादा होता है, मतलब आपस में उनके अणुओं की आकर्षण शक्ति काफी ज्यादा होती है। तेल में क्या होती है, कम होती है। यही कारण है कि जो है जब आप जल को तेल पे डालेंगे तो जल गोलाकार रूप ले लेगा, और तेल की बूंद को जब आप जल पे डालेंगे तब तेल जो है फैल जाएगा, गोलाकार रूप में नहीं रहेगा। यही बस क्लियर करना था। चलिए ये क्लियर हो गया, ससंजक और आसंजक बल आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए ससंजक बल आसंजक बल का मतलब ये हो गया कि जो तेल और जल के बीच, अब यहाँ पर जो तेल था, ठीक है, और क्या था, जल था, या जल था और तेल था, दो फिगर था। तो यहाँ देखिए तेल जो है, तेल और जल के बीच जो आसंजक बल है वो जल के ससंजक बल, जल का ससंजक बल मतलब जल के अणुओं के बीच का आपस का ससंजक बल, इससे क्या होता है, ये कम होता है। मतलब ये जो आसंजक बल है, आसंजक बल मतलब ये लग रहा है किसके बीच, तेल के और इसके बीच लग रहा है। आसंजक बल मैंने बताया कि दो वस्तुओं के बीच काम करता है, एक वस्तुओं के अणुओं के बीच काम नहीं करता, दो वस्तुओं के बीच काम करता है। तो इसके बीच जो आसंजक बल है, इसके बीच जो आसंजक बल है, जल के ससंजक बल से ये कम होता है, जल के ससंजक बल से ये कम होता है, परंतु तेल के ससंजक बल से, तेल के ससंजक बल से जल का ये जो है क्या होता है, अधिक होता है, और ये भी क्या होता है, अधिक होता है। मतलब यहाँ तेल का ससंजक बल कम होगा। यही कारण है कि तेल जो है क्या होता है, शेप चेंज कर देता है, गोलाकृति नहीं बना पाता, तेल फैल जाता है। और जल क्या होता है, जब इनका आपस में मिलन होता है, इनको एक दूसरे में मिलाते हैं, तो तेल की बूंदें क्या होती हैं, फैल जाती हैं, क्योंकि उनका जो ससंजक बल है कम होता है, जल का ससंजक बल अधिक होता है। बस यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। ये बात आप याद रखिएगा कि जल का ससंजक जो बल होता है तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है इस घटना का, यही कारण है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, केशिकत्व का। ये सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से आप समझिएगा। केशिकत्व ये जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये ऐसा टॉपिक, इसको छोड़ के आप नहीं चल सकते। कैपिलरिटी कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैपिलरिटी मतलब केशिकत्व। केशिकत्व क्या है, कल्पना करिए एक केश नली है, ठीक है, एक कोई केश नली है, इसमें क्या है, द्रव के ऊपर चढ़ने को या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं, केशिकत्व। अब देखिए ये तो एक सैद्धांतिक बात हो गई, व्यवहारिकता में ही आपको ये चीज समझ में आएगी। अब देखिए उदाहरणों से आपको इसको समझ में आएगा। अब जैसे केशिकत्व की घटना आप देखिए, लालटेन या लैंप की बत्ती है, ये है लालटेन या लैंप की बत्ती। अब मान लीजिए ये बत्ती हो गई, ये इसकी लौ हो गई। अब ये बत्ती तेल में डूबी हुई है, ठीक है, ये बत्ती तेल में डूबी हुई है। अब आप समझिए कि ये बत्ती तेल में डूबी हुई है, यहाँ पर ये लौ जल रही है, तो यहाँ तेल है, यहाँ बत्ती जल रही है, और आपको पता है कि जब तक तेल रहता है बर्तन में बत्ती जलती रहती है, मतलब तेल उसको उपलब्ध होता रहता है। तो आपको ये पता है कि यहाँ आप देख रहे हैं इस जो है इस शीशी में तेल नीचे है, अब ये यहाँ पर चढ़ के यहाँ तक पहुँचता रहता है, कंटिन्यू ऊपर पहुँचता रहता है, जाहिर सी बात है तभी बत्ती के जलने की घटना संभव हो पाती है। तो आपने ध्यान दिया है कि ये तेल यहाँ पर ऊपर कैसे पहुँचता है, ये जो ऊपर पहुँचने की घटना है, ये घटना ही क्या कहलाती है, केशिकत्व। केशिकत्व मतलब समझ लीजिए कि जो कोशिका है, ऐसे समझने का प्रयास करिए, किसी भी वस्तु की जो छोटी छोटी कोशिका है या केशिका है, उससे रिस के कोई वस्तु ऊपर चढ़ती है या नीचे उतरती है, जो भी द्रव होता है उसी से रिस के पर केशिका वो रिश्ते हुए ऊपर चढ़ता है या रिश्ते हुए नीचे उतरता है, यही केशिकत्व। मतलब मान लीजिए अगर इसको हम ऐसे समझें
तो एक बूंद में मान लीजिए एक बूंद यहाँ इस केशिका में हुई, फिर ये रिस के इसमें आई, फिर ये रिस के इसमें, फिर ये रिस के, ये ऐसे चढ़ती चढ़ती चली जाएगी। यहाँ जो है कंटिन्यू ये तेल कोई सप्लाई इस लैंप को, इस बत्ती को मिलती रहेगी, ये जलती रहेगी जब तक इस जो है बर्तन में या शीशी में तेल रहेगा। ये है केशिकत्व की घटना। अब देखिए पौधों को आपने देखा होगा, पौधों में एक जाइलम और एक फ्लोएम ऊतक होता है। अब मान लीजिए पौधे हैं, ठीक है, वो पौधे हैं, ये इनकी जड़ें हैं, ठीक है, इनकी चलिए जड़ें हैं, इनकी जड़ें हो गई। अब ये हो गया पेड़, ये हो गई इनकी शाखाएं, ये हो गई इनकी पत्तियां। अब आप ध्यान दीजिए, यहां जड़ों के पास क्या है, जल है, खनिज, लवण है या और पोषक तत्व हैं, जिनको ये वृक्ष या पौधे जो है जड़ों के माध्यम से ग्रहण करके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। ये काम कौन करता है, जाइलम ऊतक करते हैं, जाइलम ऊतक। चलिए ये तो बात की बात है। अब देखिए कभी आपने सोचा है कि ये जो पोषक तत्व हैं या जल हैं, या जल के माध्यम से ये जो पोषक तत्व हैं कैसे वृक्षों के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। सोचिए कुछ कुछ वृक्ष बहुत लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। लिप्टस का वृक्ष आपने देखा होगा, जो यूकेलिप्टस होता है उसका वृक्ष सोचिए कितना लंबा होता है। अब आप सोचिए कि नीचे जो है उसकी जड़ें पानी लेके जो है उसके ऊपर शीर्ष तक वो पानी और उनके पोषक तत्व जो भी खनिज लवण है, मिनरल्स हैं, वहां तक पहुंचाती है। तो सोचिए कैसे ये घटना होती होगी, कौन सा सिस्टम ऐसा होता होगा जिसकी वजह से वहां तक पहुंचती। इनकी कोशिकाओं में, इनकी कोशिकाओं और ऊतकों में क्या होता है, छोटी छोटी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो जाइलम ऊतक की, जो क्या करती हैं, ये काम संभव बनाती हैं। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना ही क्या कहलाती है, केशिकत्व। यही केशिकत्व की घटना है जिससे ये बूंद बूंद जो है चीजें वहां तक पहुंचती हैं। केशिकत्व की घटना बहुत महत्वपूर्ण है बहुत सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए। अब मोमबत्ती में देखिए, मोम का पिघल के ऊपर चढ़ना। अब जो है ये इसमें भी आप देखिए बत्ती जल रही है, बत्ती जल रही है। अब ये यहाँ पर जो है मोम पहुंचती जा रही है, ये बत्ती जलती चली जा रही है। इसमें भी आपने देखा मोमबत्ती में धागे में क्या होता है, मोम का पिघल के ऊपर चढ़ना। अब यहाँ पर है ये धागा है, जल रहा है। अब मोमबत्ती पिघल रही है, यहाँ से पिघल रही है, लेकिन मोमबत्ती का मोम जो है इस धागे में चढ़ रहा है जलने के लिए। जैसा आपने उसमें देखा जो है बत्ती में तेल देखा चढ़ते हुए, वैसे इसमें मोम की बात है। यहाँ पर जो मिनरल्स और पोषक तत्व हैं वो ऊपर तक जाते हैं, कैसे, इन ऊतकों के माध्यम से जाते हैं। लेकिन ये घटना क्या कहलाती है, केशिकत्व कहलाती है। क्या कहलाती है घटना, केशिकत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लीजिएगा। केशिकत्व की वजह से ही ब्लॉटिंग पेपर जो होता है, मान लीजिए आपकी मेज पे स्याही गिर गई, मेज पे स्याही गिर गई तो आप तो कपड़े से पोंछ देते होंगे। एक ब्लॉटिंग पेपर आता है, ठीक है, स्याही सोखता जिसको बोलते हैं, वो इसीलिए होता है। ब्लॉटिंग पेपर आप उस पर रख देंगे, धीरे से उसको रख देंगे तो स्याही तुरंत सोख लेगा। तो ब्लॉटिंग पेपर का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, छोटी छोटी केशिकाओं से निर्मित, वो सोखते टाइप का होता है। तो उसमें जैसे ही आप स्याही पे उसको रखेंगे तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, जैसे ही आप उसको रखेंगे स्याही पे, स्याही को जो है वो सोखता पेपर सोख लेगा। और ये घटना किसकी वजह से संभव होती है, इसी वजह से होती है, केशिकत्व। जैसे आप इससे स्याही जो ऐसे बही हुई है उसको सोखने का प्रयास करते हैं, तो ये जो स्याही है ये इससे केशिकत्व के माध्यम से क्या होती है, ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ से स्याही जो है सूख जाती है, जो स्थान पे अवांछित रूप से गिरी हुई है। ठीक है, तो ब्लॉटिंग पेपर भी इसी तरह काम करता है। आपको उदाहरण याद रखना है कि कौन कौन से उदाहरण में जो ये प्रक्रियाएं होती किस माध्यम से होती हैं, मतलब किस वजह से होती हैं। जैसे केशिकत्व का उदाहरण इनमें से क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। या मोमबत्ती में धागे में मोम का चढ़ना किस घटना का उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, या केशिकत्व का किस गुण का उदाहरण है, केशिकत्व का है, प्रत्यास्थता का है, या फिर जो है पृष्ठ तनाव का है, असंजक ससंजक बल का है। तो आप क्या बताएंगे, केशिकत्व का है। बस ये चीज समझना, आपको कॉन्सेप्ट
क्लियर रहना चाहिए, कैसा भी सवाल पूछेगा आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब फाउंटेन पेन होती है, फाउंटेन पेन आपने देखा होगा, फाउंटेन पेन ऐसे होती है, इसमें क्या होती है, निब लगी होती है, ठीक है। फाउंटेन पेन जो है जिसमें जो है स्याही भरी जाती है, इसमें एक निब लगी होती है और निब जो है बीच में फटी होती है ऐसे, मतलब अगर ऐसे इसका वो बनाए तो समझ लीजिए ऐसे होगी, तो ये ऐसे चिरी होती है, ऐसे क्या होती है, चिरी होती है, ठीक है। तो ये जो ऐसे चिरी होती है, ये जो है जब आप इसको जो है स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही क्या होती है, इस जो है इसमें फंस जाती है, इस चिरी हुई निब में, जो चिरी हुई निब है इसमें क्या होती है, कुछ स्याही फंस जाती है, और जब आप लिखते हैं तब क्या होता है, वो स्याही वापस आती है। ये जो इसमें स्याही फंसती है और बाहर आती है, ये किसकी वजह से आती है, केशिकत्व की वजह से ये आती है। अब आप देखते होंगे रिफिल वाली पेन है, जैसे कोई पेन रिफिल वाली है, ठीक है, जो डॉट पेन है रिफिल वाली, इसमें क्या होता है, क्या केशिकत्व, आपको उदाहरण पूछ सकता है फंसाने के लिए, ये सवाल डाल सकता है कि फाउंटेन पेन में केशिकत्व की घटना काम करती है या नहीं, कथन सत्य है असत्य है, और इसमें बता पूछ सकता है कि ये जो है रिफिल वाली पेन होती है, ठीक है। रिफिल वाली पेन में केशिकत्व की घटना से ही स्याही नीचे आती है, नहीं, जो रिफिल होती है जिस पेन में रिफिल लगी होती है उसमें केशिकत्व तो काम नहीं करता, ये स्याही वाले फाउंटेन पेन में काम करता है, याद रखिएगा। रिफिल वाले पेन में जो होता है ये स्याही गुरुत्व की वजह से नीचे आती है, जैसे जब आप पेन नीचे रख के लिखते हैं तो गुरुत्व की तरफ, गुरुत्व बल की वजह से स्याही जो है नीचे की तरफ फ्लो करती है और आप लिखते जाते हैं, स्याही नीचे आती जाती है। यहाँ केशिकत्व की घटना नहीं होती, केशिकत्व की घटना यहाँ होती है निब में, फाउंटेन पेन में, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा आपसे, आप इस चीज को करेक्ट कर ही देंगे, ठीक है। चलिए ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई दोस्तों। अब हम आपको फिर एक नए टॉपिक को बताते हैं, ठीक है। अब एक नए टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं आपको। वो घटना क्या है, ये घटना है श्यानता। श्यानता का गुण आप देखते हैं, ये क्या है, ठीक है, द्रवों का, गैसों का एक गुण है। एक नई चीज देखते हैं, श्यानता, ये क्या है, विसोसिटी, श्यानता। आइए देखते हैं श्यानता क्या है। द्रवों का वो गुण दोस्तों, द्रवों का गुण जिससे क्या करता है, वो अपनी विभिन्न परतों के मध्य जो है सापेक्ष गति का विरोध करता है। द्रवों का वह गुण, ये द्रवों का गुण है। अब देखिए कौन सा, जो इसकी विभिन्न परतें हैं, जो इसकी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति, ये क्या है समझने का प्रयास करें। जैसे ये द्रव्य है, अब इसकी विभिन्न परतें ये हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, इसके परतों के बीच क्या है, एक सापेक्ष गति है, मतलब एक गति हो रही है और इसके बीच में क्या है, विरोध हो रहा है। इसको उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए किसी द्रव या गैस की जो क्रमागत परतें हैं, मान लीजिए ये परत एक परत है, दूसरी परत ये वाली परत है, इन दोनों के बीच की बात मैं बता रहा हूं। तो इनके बीच क्या है, एक घर्षण बल काम करता है, एक घर्षण बल काम करता है। ये देखिए ये वाली जगह जो स्पेस है, मैं इसको समझा रहा हूं, यहाँ पर एक घर्षण बल काम करता है, इसको कहते हैं श्यान बल। अब श्यान बल आप समझ गए, तो श्यानता का गुण का मतलब ये जो परतें हैं क्रमागत, इसके बीच में क्या है, ये विरोध पैदा होता है, मतलब एक परत जो है दूसरी परत से रगड़ खा के या घर्षण खा के जो है गति करती है। ये इसका गुण जो होता है, यही गुण क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता मतलब इतना आसान नहीं है कि वो मतलब हर परत एक समान गति जो है करे।
अगर एक परत है वो एक गति कर रही है तो दूसरी जो क्रमागत परत है उसके बीच में, दोनों परतों के बीच में घर्षण बल काम करता है, मतलब वो विरोध करती है। एक परत दूसरी परत के गति का विरोध करती है और ये बल क्या कहलाता है? श्यान बल कहलाता है। वो गुण क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। समझने का प्रयास करिए, उदाहरणों से इसको और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे श्यानता का एक मतलब और क्या है? गाढ़ापन। जैसे हम ये कहें गैस में भी श्यानता होती है, मैंने बताया। हवा में आप हैं, हवा में आप चल रहे हैं तो हवा में एक अपना श्यानता का गुण है, ठीक है। उन इसकी आपस की जो परतें हैं, क्रमागत परतें हैं, इनके पीछे घर्षण बल काम कर रहा है, तो हवा में एक अपना विरोधाभास बल काम कर रहा है। अब आप हवा में मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, चल रहे हैं। इसी तरह पानी में चलिए, पानी में चलिए तो आपने देखा होगा पानी में चलना आपके लिए मुश्किल होता है। किस लिए मुश्किल होता है? क्योंकि पानी का जो श्यानता है वो अधिक है, पानी का गाढ़ापन अधिक है, उसमें घर्षण बल आपस में परतों के बीच अधिक है, मतलब गाढ़ापन है। वो चीज़ आप समझने का प्रयास करिए। मतलब हवा से पानी का जो श्यान बल है वो क्या है? अधिक है। तभी आपको पानी में चलने में असुविधा महसूस होती है। आपको बस इतना ही समझना है, ठीक है। आइए और देख लेते हैं उदाहरण से, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये द्रवों का और गैसों का गुण है, ये ठोसों का गुण नहीं है। द्रवों का गुण है और गैसों का गुण है। ये ध्यान दीजिएगा, श्यानता का गुण ठोस में नहीं पाया जाता, श्यानता का गुण ठोस में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखिए, जो द्रवों में श्यानता होती क्यों है? ये है द्रव, ठीक है, इनकी क्रमागत परतें हैं। इस श्यानता का गुण होता क्यों है? इनमें द्रवों की श्यानता होती क्यों है? अब देखिए, इनके अणुओं के बीच एक आसंजक बल काम, ससंजक बल काम करता है। आपको पहले से, इसके पहले आप ससंजक बल पढ़ चुके हैं, ससंजक बल, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। अब मान लीजिए ये द्रव है तो इसके अणु हैं, इन अणुओं के बीच एक आकर्षण बल है ना आपस में, इन अणुओं के, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच एक आकर्षण बल काम कर रहा है। तो ये जो आकर्षण बल काम कर रहा है ये क्या है? ससंजक बल। और इस ससंजक बल की वजह से ही क्या होता है? ये श्यानता का गुण काम करता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, गैसों में जो, अब आप इतना तो क्लियर ही होंगे कि अगर द्रवों में और गैसों में दोनों में श्यानता है तो गाढ़ापन किसमें है? गैसों में है कि द्रवों में है? द्रवों में है। इसमें श्यानता अधिक होती है, प्लस होती है, और इसमें श्यानता माइनस होती है। मतलब इसमें श्यानता कम होगी गैसों में, द्रवों में श्यानता अधिक होगी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, गैस ठोस में, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है, कि जो है ठोसों में क्यों नहीं होती? क्योंकि ठोसों में भी तो ससंजक बल होता है। क्या ठोसों में ससंजक बल नहीं होता? होता है, क्योंकि ससंजक बल की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि कोई भी पदार्थ विभिन्न अणुओं से मिलकर बना है और उन अणुओं के बीच जो परस्पर आकर्षण बल है वो ससंजक बल है। वो किसी में हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, वो द्रव में भी हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है। वो अलग बात है कि उनमें जो आकर्षण बल होता है सब में अलग अलग होता है। ये भी आप अच्छे से समझते होंगे कि जो आकर्षण बल है, ससंजक बल, ये ठोस में सबसे ज्यादा होगा, द्रव में उसके बाद, और गैस में सबसे कम होगा, क्योंकि अणुओं की जो है परस्पर निकटता भी मैटर करती है, ठीक है। ठोस में अणु पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैस में सबसे ज्यादा दूर होते हैं। तो ठोस में जो है क्यों नहीं, ससंजक बल तो होता है लेकिन इसमें श्यानता का गुण क्यों नहीं होता? बहुत महत्वपूर्ण है समझना। क्योंकि ठोस में क्या होता है? ठोस में इसकी विभिन्न जो परतें हैं, मान लीजिए एक परत ये हो गई, एक परत ये हो गई, तो ठोस में अणु चलायमान नहीं होते, आपको पता है। तो इन परतों के मध्य क्या होता है? आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति नहीं होती, नहीं होती। द्रवों में दो परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है, वायु में भी या गैस में भी जो है दो परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है, घर्षण बल काम करता है, वो क्या होता है? श्यान बल होता है, इसी वजह से श्यानता होती है। लेकिन ठोसों में जो दो परतों के बीच जो है कोई भी आपेक्षिक गति नहीं होती। आपेक्षिक गति का होना आवश्यक है, तभी तो घर्षण बल काम करेगा, तभी तो विरोध होगा, तभी तो श्यानता का गुण आएगा। तो क्लियर समझिए, द्रवों में और गैसों में श्यानता का गुण होगा,
ठोसों में श्यानता का गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी दोनों परतों के मध्य क्या है, आपेक्षिक गति नहीं होती। द्रवों में श्यानता अधिक होती है, गैसों में श्यानता क्या होती है, कम होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ससंजक बल सब में काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो द्रव जितने ही गाढ़े होंगे, अब द्रवों में भी जो द्रव जितने गाढ़े होंगे उनमें श्यानता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। जितना ही गाढ़ापन होगा श्यानता उतनी ही अधिक होगी। अब देखिए शहद है, ग्लिसरीन है, पानी है। शहद और ग्लिसरीन में श्यानता क्या होगी? श्यानता क्या होगी? अधिक होगी, पानी से अधिक होगी। पानी में क्या होगी? कम होगी। ठीक है। पानी में क्या होगी? कम होगी। तो जितना ही द्रव गाढ़ा रहेगा श्यानता उतनी ही अधिक होगी। क्लियर हुआ? अब देखिए वायु में जो वायु और गैस, आप जानते हैं गैस में क्या होती है? श्यानता होती है। अब गैस है, इसके विभिन्न परतों के मध्य भी क्या है? श्यानता का गुण काम कर रहा है। श्यानता का गुण काम कर रहा है, मतलब इनमें आपस में घर्षण बल क्या काम कर रहा है, वो क्या है? श्यान बल। इसी वजह से क्या होता है, वायु में जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। तैरते हुए इसीलिए प्रतीत होते हैं कि जो श्यानता का बल है जो है, इस बल के वजह से ये तैरते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? अच्छा। अब देखिए एक चीज, ये कंडीशन जान लीजिए, ताप का श्यानता पे क्या फर्क पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर ताप बढ़ाया जाए, इस सवाल यही पूछता है, ताप बढ़ाने से श्यानता क्या होगी? श्यानता, ताप बढ़ाने से श्यानता क्या होगी? ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। जब आप ताप बढ़ा देंगे तो द्रव और गैस दोनों में समझना है। द्रव में श्यानता क्या होगी? श्यानता घटेगी, और गैस में श्यानता क्या होगी? बढ़ेगी। श्यानता का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। तो द्रव में अलग कंडीशन होगी, गैस में अलग। द्रव में श्यानता घटेगी ताप बढ़ाने पे, और गैस में क्या होगी? बढ़ेगी। याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए कोई तरल ऐसा है जिसकी क्रमागत परतों के बीच श्यानता जो है बल काम कर रहा है, श्यान बल काम कर रहा है, तो देखिए अगर वो आदर्श तरल है, एक काल्पनिक आदर्श तरल मान के चलिए, आदर्श तरल है, तो इसकी जो है श्यानता क्या होगी? श्यानता शून्य होगी। अगर एकदम तरल है, एकदम आदर्श तरल जिसको कहते हैं, तो उसकी परतों के बीच जो घर्षण बल है वो काम नहीं करेगा, मतलब उसकी श्यानता शून्य होगी। लेकिन क्या है, ये असंभव है। हाँ, जल एक ऐसा द्रव है, ध्यान दीजिएगा, जल एक ऐसा द्रव है जो आदर्श के सबसे निकटतम है, मतलब सबसे जो है कम श्यानता किसमें होती है? जल में होती है। याद रखिए, सबसे कम श्यानता किसमें होती है? जल। ये मतलब एक निकटतम जो है आदर्श है, लेकिन पूरी तरह से आदर्श संभव नहीं है। तो ये श्यानता आपको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। चलिए दोस्तों, श्यानता जो है आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमने आपको क्लियर कर दी। आप बिल्कुल इनका नोट्स बनाएं और इनका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर लें। अपने शब्दों में नोट्स बनाएं, 1 लाइन में नोट्स बनाएं, बहुत बातें न लिखें, किताब की तरह न बनाएं, क्योंकि पुस्तक तो ऑलरेडी बहुत सारी है, बहुत सारी पुस्तक आपके पास होगी। आप हर टॉपिक की जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, श्यानता क्या है, श्यानता को अब यहाँ पर क्लास में समझिए और अपने शब्दों में एक लाइन में जो आपको एकदम सटीक समझ में आ जाए, जैसे श्यानता का गुण क्या है, ससंजक बल का गुण क्या है, आपको एक लाइन में समझ में आ जाए, उसको बस पॉइंट आउट कर लीजिए, उसको कीवर्ड्स उसका नोट कर लीजिए, ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। और कम शब्दों में बनाइए ताकि नोट्स रिवीजन करने में आसानी। जैसे आपने बनाया ससंजक बल, आपने लिखा ससंजक, तो लिखा उसके आगे कि किसी भी पदार्थ के जो अणु हैं उनके बीच परस्पर आकर्षण बल ही क्या है? ससंजक बल है। दो पदार्थों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल आसंजक बल है। ऐसे बनाइए, एक एक लाइन बनाइए और पूरा जैसे आपको समझ में वो चीज आ जाए। कोई समस्या है तो हमसे आप पूछे, हम फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये टॉपिक खत्म हो गया, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।